नमस्कार। संसद टीवी की खास चुनावी पेशकश रणभूमि 2021 में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी तक 3 चरणों में 91 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब बाकी बची 203 सीटों पर अगले 5 चरणों में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का चुनाव प्रचार आज थम चुका है। चौथे चरण में 10 अप्रैल को 44 सीटों पर वोटिंग होगी और 10 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के 5 जिले हैं जिनमें ये मतदान होगा। इनमें कूच बिहार, अलीपुरद्वार, हुगली, हावड़ा और साउथ 24 परगना शामिल हैं। इन जिलों को सीटों के लिहाज से देखें तो चौथे चरण में हावड़ा में 9 सीटों पर, साउथ 24 परगना की 11 सीटों पर, हुगली की 10 सीटों पर, अलीपुरद्वार की सभी 5 सीटों पर और कूच बिहार की भी सभी 9 सीटों पर वोटिंग होगी। अगर चौथे चरण में कुल उम्मीदवारों की बात करें तो इस चरण में 372 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 322 पुरुष हैं और 50 महिला प्रत्याशी चुनावी रण में हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बात पश्चिम बंगाल के चौथे चरण की, जहां पर 44 सीटों के लिए मतदान होना है 10 तारीख को। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, संजय सिंह और जयंतो भट्टाचार्य, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंतो पश्चिम बंगाल कलकत्ता से हमारे साथ जुड़े हैं और संजय सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। आप सब दोनों का स्वागत है। जयंतो, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, कितना महत्वपूर्ण ये चरण रहेगा, खासतौर पर जो 2 बड़े खेमे हैं इस चुनाव में, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखें, और जो तीसरा जो खेमा है, महाजोड़ जिसे कह रहे हैं, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज यानी कि वाम दलों का जो अलायंस है, उनके नजरिए से भी अगर देखा जाए तो ये 44 सीटें कितनी महत्वपूर्ण हैं और क्या बड़ी बातें इन 44 सीटों पर ध्यान रखनी है? सबसे पहले विशाल जी, जो खास बात इस बार बंगाल के चुनाव में है वो है कि आज तक अगर आप देखें तो वहां भाजपा का नाम कभी आता ही नहीं था विरोधी पक्ष में। लेकिन इस बार जो खासकर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद वो उभर के ऐसे आई है कि अब नंबर 2 पोजीशन बंगाल की जो है पॉलिटिकल पार्टी वही बन गई है। सबसे पहला तो खासियत ये है। अगर अभी आप देखें, आपने कहा जो 40 सीट में जो अभी चुनाव होने जा रहा है, 2019 में अगर हम उस समय के लोकसभा का रिजल्ट अगर हम देखें तो जो 10 सीटें अगर जिसमें ये 44 सीटें आती है, अगर वो हम देखें तो इसमें से 4 भाजपा को मिला था और 6 मिला था तृणमूल कांग्रेस को। और ऑन द फील्ड ऑल्सो 2016 के इलेक्शन में जहां पर कि भाजपा काफी पीछे थी, जहां की वो कहीं दूर दूर तक उभर के नहीं आई थी, लेकिन उनका काम चल रहा था, खासकर पश्चिम दक्षिण इलाकों में बंगाल का, वहां पर वो काम कर रहे थे आदिवासियों के बीच जाकर, लेकिन पॉलिटिकली वो उतना उभर के आगे नहीं आए थे। लेकिन उस समय भी अगर हम देखें तो 1 सीट जो है वो बीजेपी को मिला था और इसके अलावा एक और सीट में जो तृणमूल के उम्मीदवार थे जो जीता था, वो छोड़ के चले गए हैं बीजेपी। तो अगर आप ऑफिशियली देखें 2 सीट जो है वो ऑलरेडी 44 में से जो है बीजेपी के पास है। तीसरा एक और सीट है जहां की वो 2000 से कम मतों से वो पीछे चल रहे थे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 2016 से लेकर 2021 के बीच और बीच में 2019 के लोकसभा को देखते हुए ये जो है ये धीरे धीरे जो है आगे बात वो बीजेपी आगे बढ़ने लगी है। लेकिन एक और खास बात यहां पर है, अगर आप देखें तो ये अब धीरे धीरे जो अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में ये अब शुरू होने जा रहा है इलेक्शन। खासकर जो दक्षिण 24 परगना का इलाका है, कुछ कुछ जो है वो कलकत्ता शहर के इर्द गिर्द है, बल्कि कलकत्ता जैसे कस्बा वगैरह जो विधानसभा क्षेत्र है वो कलकत्ता के अंदर ही आता है, लेकिन ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो वो दक्षिण 24 परगना में आता है। anyway, तो ये जो शहरी क्षेत्र जो है, यहां तृणमूल का खास होल्ड हमेशा रहा है शुरू से ही। तो ये देखना, क्योंकि बंगाल का जो है ये विधानसभा जो जितने क्षेत्र हैं वो बड़े इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन रूरल और अर्बन एरियाज। तो वामपंथी जो है उनका ज्यादा जोर होता था गांव में, लेकिन तृणमूल जो है वो किसी तरीके से गांव में उतना काम नहीं कर पाए हैं, जहां पर कि बीजेपी ने पिछले करीब 10-12 साल में काम करके अपने को वहां पर और वहां पर अपना शक्तिशाली बनाया अपने बेस को। जी
जी, संजय जी, आपको लाना चाहूंगा और यहाँ पर चर्चा में जो ओवरऑल सिनेरियो है, अगर हम बात करें कि किस तरह से ये जो चरण है वो महत्वपूर्ण रहेगा, वो तो ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा। लेकिन एक ख़ास बात है इस चौथे चरण की, और वो ये है कि इस चरण में कई सांसद भी चुनावी मैदान में हैं विधानसभा चुनाव के लिए, और कई जाने माने नाम हैं, बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चैटर्जी, निशित प्रमाणिक का। ये क्या दर्शाता है? देखिए, एक तो चीज ये है, दो स्तर पे ये देखने वाली चीज होती है। पहला तो ये हुआ कि जिस समय गए तो कुछ लोगों ने कहा कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है, तो शायद लोकसभा से विधानसभा में भेजे जा रहे हैं। लेकिन मेरा देखने का इसका नजरिया थोड़ा इसके विपरीत था। वो ये है कि जब आप भेजते हैं तो आप इसके लिए आश्वस्त हैं, सपोजिंग ये चारों जीत जाते हैं और वो चारों ऐसी उम्मीद कर रहे होंगे और उनकी पार्टी ये उम्मीद कर रही होगी। उसके बाद आपका दम भैया, आपका साहस ये है कि इसके बाद जो लोकसभा के लिए वो सीटें खाली होगी तो हम वो भी जीतेंगे। क्योंकि इसके बाद या तो दो ही सिचुएशन है ना, मान लीजिए कि इसमें विधानसभा अगर बीजेपी नहीं जीत पाती, किसी मतलब सत्ता में नहीं आ पाती, तो इसमें से हो सकता है कुछ सांसद अपनी सांसद की सीट रिटेन करें और विधानसभा छोड़ दें। लेकिन मान लीजिए वो एक परिस्थिति, उससे ज्यादा बड़ी परिस्थिति ये होती है जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ था कि कई सांसद लोग, कई विधायक लोग सांसद हो गए थे और फिर कई सांसद लोग विधायक हुए। दोनों प्रक्रियाओं में एक अलग तरह का नैरेटिव चला। तो इस समय में क्या वो बीजेपी अफोर्ड कर सकती? उनका दम और साहस ये है कि वो ये अफोर्ड कर सकते हैं और इसके बाद अगर लोकसभा होगा तो वो जिता करके ले जाएंगे। तो ये अच्छी बात है। दूसरी चीज ये है कि जो जयंत जी और आप कह रहे थे कि ये इलेक्शन जो है अर्बन एरियाज की तरफ ज्यादा शिफ्ट कर रहा है, इन द सेंस वो एरियाज, पहले भी कुछ अर्बन एरियाज आए थे जिसमें अर्बनाइजेशन का परसेंटेज ज्यादा है जी। एक चीज मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि आमतौर पे बीजेपी को कहा जाता था कि ये शहरी इलाकों की पार्टी है। ग्रेजुअली क्या हुआ है कि बीजेपी का गांव में जो प्रवेश है और निचले तबके में खासकर प्रधानमंत्री मोदी का, वो काफी स्ट्रांग है। और वेस्ट बंगाल इसमें एक क्लासिक केस है। वेस्ट बंगाल में ये आप कहेंगे कि गांव में जहां जय श्री राम और बाकी चीजें और कई लेवल पे ये बातें कही जाती थी कि बीजेपी स्ट्रिक्ट नो गो है या नो एरिया है, या बीजेपी हमेशा मार्जिनल वो प्लेयर रह जाएगी, जबकि उनके संस्थापक, जनसंघ के संस्थापक यहीं से आए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस बार एकदम से उल्टा हुआ है कि गांव में भी, गांव के इलाकों में बीजेपी बहुत स्ट्रांग है और जो रेसिस्टेंस मिल रहा है वो अर्बन एरियाज में भी ही मिल रहा है, जिनमें कई जगह लोग शायद किसी तरह के नैरेटिव के फॉर्म में या आइडियोलॉजिकल उसमें या एक सोशल सर्कल में बात करने के लिए कुछ चीजें होती हैं कि अगर एक आमतौर पे ये भी है कि सोच के दरमियान देखेंगे तो एक लेफ्ट लिबरल जिसको हम कहते हैं कि नैरेटिव। अब ये अलग बात है कि जो लेफ्ट ग्राउंड पे है, जयंता जी शायद कंफर्म करेंगे इस चीज को, क्योंकि वो शिफ्ट कर रहे हैं या ड्रिफ्ट कर रहे हैं बीजेपी की तरफ। और कांग्रेस के भी कुछ लोग, क्योंकि वो तीसरा मोर्चा कहीं फाइट में है नहीं, तो क्या होगा कि अंत में उनके वोट भी कुछ तृणमूल को जाएंगे, कुछ जो बहुत डाई हार्ड है उनको करेंगे और कुछ बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। वो परसेंटेज जो जाने वाला है वो लेफ्ट तो तृणमूल की तरफ, अब जिनको जाना था वो चले गए, इस चुनाव में तो जा नहीं रहे। उनका जो कार्डर या उनके जो सिंपैथाइजर हैं कुछ उनको देंगे जो डाई हार्ड है। जो बाकी सोच के हिसाब से है, मेरी जो जानकारी के मुताबिक या मुझे जितना समझ में आता है वो शिफ्ट कर रहे हैं बीजेपी की तरफ। ये कांग्रेस के अंदर भी वो हाल होगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या बाकी उनके नेता, मतलब उन्होंने भगवान भरोसे ही छोड़ दिया। एक और बात ये हो गई कि जिसमें अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया कि हम ओपन हैं पोस्ट पोल अलायंस के लिए। तो ये आप बैल मुझे मार वाली कहानी में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है गेन बीजेपी को इस संदर्भ में, इस नैरेटिव में या ग्राउंड सपोर्ट में थोड़ा ज्यादा हो रहा है। जी बिल्कुल। और ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही। I'd like to bring in Jayento there on this aspect, as Mr. Singh is pointing out there, Jayento, that this statement coming in from, or rather a non-confirming statement sort of coming in from the Congress leader there, Adhir Ranjan Chaudhary, on the question of whether there is a possibility of a post-poll alliance, is keeping those options open in the middle of an electoral battle where you are, locked with your alliance partners against a particular political party and not giving a clear answer out there. How do you see, what does this show in terms of the strategy being adopted by this
third front there in West Bengal, and what kind of impact it might have in the next 4 to 5 phases? Yes, indeed. Actually, Sanjay has pointed out a very pertinent aspect over here about politics itself. For the Congress in West Bengal, since they lost in 1977, slowly they were sliding. In fact, the kind of leadership that came, that they were not very sure about the steps they should take against the left, how they will fight the left. And gradually, the base started shifting away from under their feet. And that time only Mamata Banerjee also decided. She was always very aggressive. She was a fiercely loyal, once upon a time, leader in the Congress, in the Youth Congress especially. But later she floated her own party, the Trinamool Congress. Since that time, the Congress is not at all sure about what is to be done, especially in West Bengal. Today it's the same all over the country, but in West Bengal. Now, if you see, there is a very, the way that the Congress is politically working in West Bengal, when they were taking on the left front, they tried to form an alliance with the Trinamool Congress. In fact, if you remember, the first time that the government was formed in West Bengal, an anti-left front, if I can say, at that point of time, it was a Trinamool and Congress together. Then the Congress picked up a fight with the Trinamool Congress. Many of the Congress leaders, they started moving away towards the Trinamool Congress. Some came back, some stayed back, again went back. It went on and on and on. Now, if you see, in order to fight the Trinamool Congress, the Congress has allied with the left. The last election, they tried, the left refused. They said, okay, let's go for what is known as a tactical understanding, and they fought in certain places in what they called a friendly fight, etc., etc., etc. So right now, they have come a full circle and gone with the left. Now, what is very surprising is Adhir Ranjan Chaudhary saying this openly, because Adhir Ranjan Chaudhary is a known anti-Trinamool Congress, especially against Mamata Banerjee. In fact, in the previous leadership, if you see in West Bengal, whether it was Mr. Pranab Mukherjee, whether it was Mr. Priyaranjan Das-Munshi, whenever there were any talks about allying with Mamata Banerjee, even in 2006, when the Congress, rather 2011, when the Congress went with the Trinamool Congress against the left front government, Adhir Ranjan Chaudhary was the lone voice which was against it. But today, it is really a fight for survival. Okay, indeed. And one more aspect here, Jayantuda, I'd like to bring you in, and that's, if you're looking at these districts where the polling is going to take place in the fourth phase, one very interesting aspect here is Hooghly district. 10 seats are considered to be the industrial belt there. But more interesting is that Singur is part of Hooghly, and Singur is the place which changed the political face of West Bengal, led by Mamata Banerjee there. Looks like a full circle there as well, because in 2019 it was BJP which swept the Hooghly Lok Sabha seat. Yes, absolutely. Locket Chatterjee, who Sanjay was just mentioning, she is the MP representing the Hooghly Lok Sabha constituency, but there is another constituency also. Anyway, let's go into the industrialization aspect. It was actually, if we take Nandigram, which went to the polls in the last phase, where Mamata Banerjee herself is contesting against her once lieutenant today, that and Singur, this anti-industry movement, if I can call it, kind of catapulted Mamata Banerjee into the center stage when she rose in the ranks and turned into the Chief Minister of West Bengal. But today, ironically, what is happening is there is not much industry that is coming to the state, despite the government over there trying desperately to get any kind of investment that they can get hold of. Perhaps it was a result of these two movements that has put off the industry or the industrialists in some way. Yes, Tata has later invested, but it was in a hospital. Yes, the Ambanis had invested, it was in telecommunication, but the kind of investment in infrastructure that you require, that has not happened. Very interestingly, in Singur, which is going to polls the day after on Saturday, they are now looking at industrialization. It's just come a full circle. The same two leaders who fought together against the so-called industrialization, so-called taking over the land, agricultural field from the farmers, the two leaders are today contesting against each other in Singur. And the local people in Singur, they are talking about industrialization. So see how the clock has moved.
That same two seats which had catapulted the present chief minister has today raised this question mark over her future. So, yes, what Buddhadev Bhattacharya perhaps said during the end of his career as the chief minister of West Bengal is that industry and agriculture has to go together hand in hand. That perhaps was the time which Mamata Banerjee may not have recognized. जी 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 संजय जी, आपका विचार इस मुद्दे पर, खासतौर पे अगर दो चीज़ों को यहाँ देखें, औद्योगिकरण एक मुद्दे के तौर पर और सिंगूर की अहमियत, पश्चिम बंगाल का जो चुनावी परिदृश्य है या जो राजनीतिक परिदृश्य जिसमें कहें, सिंगूर का जो महत्व रहा है, और इस चरण में एक बार फिर से आपको लगता है सिंगूर पर, खासतौर पे हुगली जिले पर सबकी नजर रहेगी? देखिए, सिंगूर का अगले चरण में है, पिछले चरण में नंदीग्राम हुआ। ये दोनों चीजों के बारे में जयंत काफी विस्तार से बता चुके हैं। मैं उसका एक और एस्पेक्ट लेता हूं कि जिस समय ममता बनर्जी सिंगूर को लेकर के दो चीजें नेशनल कॉन्सेंस में गई, सिंगूर और नंदीग्राम। सिंगूर को लेकर के ममता बनर्जी उसके बाद मुख्यमंत्री हुई। उसी सिंगूर से एक और घटना हुई कि टाटा का माइग्रेशन हुआ सिंगूर से, और वो गए कहां? गुजरात। जो गुजरात लेकर के गए, आज वो कहां हैं? वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश को न्यू इंडिया का एक मंत्र दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, या लोग उनकी तरफ एक डेवलपमेंट एस्पेक्ट से देखती है। बहुत सारे लोग उनको सिर्फ हिंदुत्व के एस्पेक्ट से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन विश्वास मानिए, जब मैं ग्राउंड पे जाता हूं तो लोग उससे ज्यादा मोदी के लीडरशिप में इस चीज से विश्वास रखते हैं कि मोदी डिलीवरी के मामले में और हमारा जीवन बेहतर कैसे हो, या यहाँ पे किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं या आए हैं देश में, या इंडस्ट्री किस तरह की आएगी और किस तरह के अवसर क्रिएट होंगे, उसको लेकर के आएगी, जिसमें लोग अपना सोचते हैं और अपने बच्चों का भविष्य सोचते हैं। सिंगूर एक अनोखा एग्जाम्पल है कि अगर आप पॉलिटिक्स या किसी भी चीज में आप अगर डायनेमिक सोच नहीं रखेंगे तो इस तरह की समस्या होगी। सिंगूर आपको कैटापुल्ट उसमें जरूर किया, लेकिन वो एक गलत मूव था। देखिए, किसी समय लोग को किसी तरह की भावनाओं को भड़का करके, जैसे किसान आंदोलन के केस में जिस तरह की चीज मान लीजिए हो रही है, तो उसका भावनाओं को भड़का करके आप आगे सत्ता में भी आ गए, लेफ्ट बाहर भी हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या जो जमीन वापस हुई उसमें खेती दोबारा से वैसी हो पाई, या खेती के लिए बेहतर साधन उपलब्ध करवाए गए? जवाब है नहीं। दूसरी चीज ये है कि कोई भी सोसाइटी है वो स्टैटिक नहीं है, वो एक डायनेमिक सोच की सोसाइटी। तो यंगर लॉर्ड जो है, या उनके जो लोग उस समय फाइट किए थे, उनकी उम्र हो गई, आज से वो 12-14 साल 15 साल पहले की बात है, उनके बच्चे बड़े हो गए, तो क्या उन बच्चों के लिए अवसर क्रिएट हो रहा है? जवाब है नहीं। जब वो नहीं होगा तो उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि देखिए दुनिया सिमटती जा रही है, सोशल मीडिया का और भी एज है, वो लोग भी व्हाट्सएप पे हैं, फेसबुक पे हैं, बाकी जो साधन है वो देखते हैं बाकी जगह कितना डेवलपमेंट हो गया, और हमारे यहाँ हमारे नाम पे जो पूरी व्यवस्था का परिवर्तन हुआ, उसी व्यवस्था ने हमें पीछे धकेल दिया। तो सिंगूर एक बहुत ही, पिछले चरण में नंदीग्राम हुआ, अगले चरण में सिंगूर है, और ये दोनों ही जो है वो जो कहानी कह रही है, जिसका नतीजा 2 तारीख को लोग देखेंगे, वो कहानी को बिल्कुल ही मतलब उसको साक्षात कर रही है कि किस तरह लोगों की सोच होने जा रही है और किस तरह की ये द्योतक है, और राजनेताओं को कितना सीखने की जरूरत है इस बात से। लेफ्ट उसके बाद वो मार्जिनलाइज हो गई, और एक थर्ड पार्टी जो कहीं थी ही नहीं, वो सेंटर स्टेज में आ गई। जी, आपने युवाओं की बात की संजय जी। हम इससे पहले कि मैं जयंतों के पास जाऊं, युवा और उनसे जुड़े मुद्दे, खासतौर पर बेरोजगारी, आपको लगता है, क्योंकि हम सिंगूर की बात कर रहे हैं, औद्योगिक जो इलाके हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इस चरण में भी रहेगा पश्चिम बंगाल में? देखिए, 2 चीजें सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है, हालांकि उसमें एक तीसरा, हमारे देश में सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा रोजगार पैदा करता है। तो उसके लिए क्या है? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे जाना चाहिए, आपको हाईवेज होने चाहिए, आपको बिजली प्रॉपर होना चाहिए, और साथ में लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। ये टोलाबाजी से वो नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी जो इन्वेस्ट करने जाएगा वो इन चीजों को नहीं पसंद करता। एक बेसिक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होना चाहिए, और स्टेट को ओवरटली भी इंडस्ट्री फ्रेंडली अपने आप को बताना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ, हमने पीछे बैकडोर से कहा कि इंडस्ट्री आ जाओ, लेकिन
वो जयंत जिस चीज का जिक्र कर रहे थे, टेलीकॉम उस तरह की नहीं है कि आप टावर सेटअप करते हैं या पैन इंडिया एक सेटअप है, तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। लेकिन बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो जब बड़े उद्योग आते हैं या बड़े सर्विस सेक्टर के क्षेत्र जब आपके यहाँ आते हैं। सर्विस सेक्टर के क्षेत्र मान लीजिए सिंगूर या नंदीग्राम जैसे जगह में कब जाएंगे, जबकि बाकी उस तरह की व्यवस्थाएं डेवलप हो जाएंगी और लोगों के अंदर वो स्किल सेट आ जाएगा कि वहां बैठ करके कोई आउटसोर्सिंग का या कॉल सेंटर या बाकी किसी और तरह की चीज वहां पे चल सकती है। तो वहां जाएगी तो इंडस्ट्री, लेकिन इंडस्ट्री जाने के पहले उनके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि हम इंडस्ट्री खड़ा करेंगे तो कल कोई उधर से पैसे मांगने ना आ जाए, यहाँ कोई हड़ताल ना हो जाए, कोई लॉकआउट में कोई दंगा फसाद ना करे, या स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ फ्रेंडली एक जो व्यवहारिक लेवल पे एक जो चीजें होती है, कोई गलत डिमांड नहीं करता है कि हमें ये दे दीजिए, लेकिन उनको बेसिक एक विश्वास की क्षमता, तो युवाओं को वो चीज लगता है कि हमें भैया काम किस तरह से मिलेगा, वरना तो फिर वही है जो अभी वो चल रहा है। तो वो जो परिवर्तन की आकांक्षा है वो ड्राइव करती है। जी बिल्कुल। वो जोश में अगर वो 2 वोट करता है ना, तो जिस समय वो जोश में आकर के निकलता है ना, तो कई बार अपने घर में भी लोगों को कन्विंस करता है कि ये छोड़ो, ये बातें पुरानी हो गई, इसको ऐसे करो। और मैंने देखा है कई जगह पे एक ही हाउस होल्ड में ये कॉन्फ्लिक्ट होते हुए बिटवीन ओल्डर जनरेशन एंड बिटवीन न्यू जनरेशन। और मैं आपको विशाल एक बात बताऊं, चूंकि कांग्रेस की बात हुई थी, अमेठी में यही कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसमें कि स्मृति ईरानी जीती और राहुल गांधी हारे। जी बिल्कुल। और अगर युवा मतदाताओं की बात करें तो उनका एक अपना नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, और जिस तरह आप बता रहे थे वो बदलाव ज़रूर चाहते हैं कई मुद्दों को लेकर। Now that we're talking about youth, let's also take a look at other segment of the society, specifically in terms of the electorate, and very significant segment there. Jayantadap, women voters do hold a lot of significance in these particular seats. Specifically, if I'm looking at the figures there of South 24 Pargana district, there are almost half a dozen seats where even the number of women voter is more than men voters there. So in terms of issues, not only in this phase, but if you're looking at the overall electoral battle in the state of West Bengal, you see a lot of focus being given to the women voters by all political parties? Yes, indeed. It's a very significant issue. It's a very pertinent point also that you have raised, Vishal. In fact, the women voters, they are largely looked at as being sympathetic to Mamata Banerjee. I do not know how far that is true. But as you rightly pointed out, if you see the voting pattern in 2006, when the electorate re-elected the left front government, there was a fractional difference between the women voters and the male voters. There was about 3-4%, considering the number of voters, the difference between male and female. In 2011, if you see, when Mamata Banerjee first became the chief minister, there was a rise in women voters, the number of women voters who came out to poll. I think it was more than the percentage in terms of the total number of voters and those who came out and actually voted at the polling booth. Among women was much more than it was among men. Mm-hmm. So that is a kind of a belief that has set in that the women voter, they are likely to support Mamata Banerjee. Is it because she is a woman? There are other aspects also with the Trinamool Congress claims. There are certain kind of official dole or support that during the time of Mamata Banerjee, the state has handed out. Like bicycles for the students, girl students, for the girl child, support for the girl child. So there is a belief. I don't know how far that will stay on, because one point that Sanjay also raised is about Tolabaji, the cut money. And especially in the South 24 Parganas, which is going to poll in the last phase also, this phase also, where there is a rampant kind of a problem with this cut money, which even the chief minister had openly said that she has heard about cut money and that it has to stop just then. And after that, there is a kind of an anger of the people, even those who had supported Mamata Banerjee. Even now, when I speak to the people out on the field, they're saying, Mamata Banerjee, yeah, she has a good picture around her. She has that aura of a very nice lady, nice leader. But these leaders of the Trinamool Congress, they claim money from us. They take commission. They call it cut money. Tolabaji is going on. That
may hamper this kind of support that she had enjoyed till now. But of course, we have to wait till the 2nd of May to see what happens finally. Okay, indeed, the final decision rests with the voters who will take their call on 10th of April as far as, this fourth phase of elections in the state of West Bengal are concerned for 44 seats. Thank you so much, Jayantu Bhattacharya and Sanjay Singh, for your views and inputs. We'll come back again tomorrow and we'll keep watch on the electoral developments there in the state of West Bengal. All the rest of the phases, fourth phase, as I was saying, goes to poll on 10th of April, which will be then later on followed by 4 more phases before the curtains are drawn on this electoral battle. And we'll get to know the results along with other states where the elections took place on 2nd of May. Keep watching. Thank you.